मैं अपनी कुछ पुरानी कविताएं पढ़ रही हूँ। बहुत पुरानी कविता है। उनकी भाषा। भाषा उनकी भी है जो आदमी नहीं है। भाषा उनकी भी है जो आदमी नहीं है। उनके सुरों में शब्दों की रुकावट नहीं है। उनकी लय में व्याकरण की चिरचिराहट नहीं है। उनकी लिपियों में राग की चिपचिपाहट नहीं है। ये बोलते हैं। ये बोलते हैं पंजों से, पंखों से, डंक से, मूछ से, पूंछ से। मसलन बिच्छू अपनी पूंछ चुबाकर कहता है, मैं बड़ा खुश हूं। मक्खी पंख फटफटाती है और खाने की गुहार करती है। केंचुआ रेत पर लेट लेट कर गीत रचता है, बरसात के फुहार के। ततैये की पूंछ, कन खजूरे के पंजे, खटमल के दांत खूनी इनकलाब का नारा लगाते हैं। मकड़ी थूक से छंद रचती है। चींटियां अक्षर पर अक्षर रखकर कथाएं गढ़ती है। भाषा उन्हीं की तो है जो आदमी नहीं है, जो आदमी नहीं। एक ये 1998 1998 की कविता है। इसी के आसपास की एक कविता है, मकड़ियों का सौंदर्यवाद। मकड़ी के हर जारे में कोई कविता होती है। मकड़ी के हर जाले में कोई कविता होती है। लार से निकला एक शब्द दूसरे से उतनी ही दूरी रखता है जितना कि भावों के कीड़ों को फांसने के लिए जरूरी होती है। उनमें उतनी ही कसावट होती है जितनी कि छंद की लय के लिए होती है। जाला यदि पेड़ पर लगा हो तो सवेरे की धूप के शीशे में ओस की बूंदे कालिदास की उपमा से दमकती हैं। कमरों के कोने में लटके जाले उत्तर आधुनिकता जैसे बेरौनक होते हुए भी यथार्थ के कीड़े मकोड़ों को निगलते हैं। मकड़ी के सौंदर्य के मापदंड अलग होते हैं। जाल में फंसे काली किंतु मांसल पतंगे स्वाद को खूबसूरती देते हैं। तितली के पंख बस सूरत स्वाद देते हुए भी नोच फेंक को बात कर देते हैं। मकड़ी का सौंदर्यवाद चुनौती देता है आदमी के काव्य शास्त्र को, आदमी के काव्य शास्त्र को। ये करीब 2000 यानी 20 साल पहले की कविता सुना रही हूँ। सवाल उल्लू का। इस कविता को सुनाने से समय एक समस्या मेरे साथ हो जाती है। जब मैं इसको बाहर सुनाती हूँ तो हमारे यहाँ तो उल्लू मूर्खता का परिचायक होता है, लेकिन विदेशों में उल्लू अ, बुद्धिमानिता का परिचायक होता है। तो वो पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों लिखा, फिर भी वो सुनकर मजा लेते हैं। सवाल यह नहीं कि उल्लू उल्लू क्यों है, सवाल यह भी नहीं कि आदमी उल्लू क्यों नहीं है। सवाल यह भी तो है कि जुड़वा चांद सी आंखों के बीच जूही की कली सी खिली नाक, धीर गंभीर योगी सी मुद्रा, कालिक के खिलाफ हुंकार भरती आवाज आदमी की थाती नहीं बन पाई, उल्लू के पल्ले ही क्यों पड़ी। सवाल यह है कि दूध के समंदर से उड़ान भर आती लक्ष्मी को यही वाहन क्यों मिला। सवाल यह भी तो है कि अपनी तमाम होशियारियों के बावजूद आदमी उल्लू क्यों नहीं बन पाया, आदमी उल्लू क्यों नहीं बन पाया।
एक बहुत अजीब-सी कविता है, ये भी बहुत पुरानी है। मक्षी का मंत्र। मक्खी चाहे बैठी हो राजा की नाक पर, मिठाई की तश्तरी पर, दोपहरी में ऊँघते कमरे में या फिर चाय के प्याले में, हर कोई निकाल कर फेंकने की फिराक में रहता है। मक्खी कभी प्यारी नहीं लगती, नन्हे से परियों जैसे पंखों के बावजूद, कलियों से चटकती आंखों के बावजूद, बावजूद पराज्ञान की व्याख्याता होने के। उसे मालूम है कि भक्ष्य पर कैसे बैठा जाए, परों की रेशमियत को सिकुड़ने से बचाते हुए, बंदर की तलवार वार से हटते हुए, उड़ते हुए, फुरते हुए, फुर होते हुए, निर्भीक होती है वह शेर के थोपड़े पर मंडराती हुई, गाय की पूंछ चवर से खेलती हुई, आम प्रजा से कहीं अलग हटती हुई। मक्खी मक्खी है, इंसान या परिंदा नहीं, जानवर या वनस्पति भी नहीं। फंस जाती है कभी मिठास के जाल में, चिपके परों में चांदी के तारों के लिए फड़फड़ाती, उठती, गिरती, फिर उठती, फिर टपटपाती और टूटती, मिठास बन जाती है अंत में। चिपकन, उठन, टूटन, गिरन, मधुर मिलन में प्राप्त दर्शन। कौन जाने शंकराचार्य ने मक्खी को देखा या मक्खी ने उनसे अद्वैत सीखा। पक्षी का मंत्र। आशा है कि आपको ये मेरी पुरानी कविताएं बोर नहीं कर रही होंगी, ठीक ही लग रही होंगी। ढहते दरख्त। दरख्तों को ढहना पसंद नहीं है। वे उठते हैं ऊंचे और ऊंचे, वे फैलते हैं पूरे फैलाव में, वे पांव पसारते हैं पूरी जमीन पर, भरपूर जमीन, भरपूर आसमान, भरपूर आसपास, पूरी तरह भरपूर, पूरी तरह भरपूर। जब कभी जमीन करवट बदलती है, आसमान आखिरी बूंद तक पिघल जाता है, आसमान बेगाना हो जाता है, दरख्तों को ढहना पड़ता है। दरख्तों को ढहना पड़ता है, ढहने से पहले वे पंखेरुओं को आशीष देते हैं, लताओं से विदा करते हैं, पक्षियों को पत जाने देते हैं, पत्तियों को झड़ने देते हैं और जड़ों में बिल बनाए सांपों का सिर हौले से सरका देते हैं, हौले से सहला देते हैं। फिर अपने मौन धमाके में वर्तमान को थर्राते हुए मुट्ठी भर माटी हाथ में लेकर भविष्य में ढह जाते हैं, ढहते हुए दरख्त। ये लॉकडाउन का समय है, लेकिन आप जब परदेश में रहते हैं और जिंदगी भर परदेश में रहते हैं तो लॉकडाउन हमेशा ही रहता है। ये मैंने बहुत पहले लिखी थी और मेरा लॉकडाउन तो केरल में आने से ही शुरू हो गया था। 45 साल हो गए हैं। बात कर रही हूँ मैं बात कर रही हूँ बारूदी सुरंग पर रखी रात चिथड़े चिथड़े होने को तैयार है। मैं इंतजार कर रही हूँ कब धुआं उठे और कब आग कर दे उजाला। इस समय मैं वक्त बात कर रही हूँ। रात को जगाती सुबह, कैलेंडर में फड़फड़ाते अंक, अंकों में बंधी चाहक, कंप्यूटर में आंख गड़ाए मैं बात कर रही हूँ। बात कर ली मैंने सभी से, चींटियों की कतारों से, उखड़ी घास से और उन सब से जो षड्यंत्र कर रहे हैं मुझे बेदखल करने के लिए। इस जमीन से अब भी इतना बची हूँ कि मैं बतिया रही हूँ लगातार अपने आप से, अपने आप से। ये कविता तो मैंने बहुत सालों सालों पहले लिखी थी, 20 साल से पहले। ये कविता 1997 की है। मेरी माँ की मैंने आंखें देखी तो मैं आश्चर्यचकित हो गई
कि उन आँखों में इतना सूनापन कहाँ से आ जाता है? बुढ़ापा आँखों को इतना सूना कैसे कर देता है? वो कुएँ जैसी अंदर चली जाती है, वो भीतर झाँकने लगती है। बूढ़ों की आँखें सूखे कुएँ सी होती हैं, लंबी सुरंग सी सिसकती हैं, रोशनी की दुनिया में अंधी मशाल सी जलती हैं, बूढ़ों की आँखें। अतीत की खिड़की से वर्तमान की पदचाप सुनती हैं, अनखाई खुशबुओं से जी भर कर सांस लेती हैं, बूढ़ों की आँखें। धूप की धब्बों सी उजास टिमटिमाती हैं, मोमबत्ती सी पिघलती हैं, जमती हैं, बूढ़ों की आँखें। खूबसूरत होती हैं, खूबसूरत होती हैं तमाम मृगनयनियों सी नानी दादी की सच्ची कथा कहती हैं, बूढ़ों की आँखें, बूढ़ों की आँखें। आज के लिए इतना ही काफ़ी। शुक्रिया।